हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या बच्चों आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ ज़रा जय हिंद दे दो ताकि हम स्टार्ट कर सकें अपनी आज की क्लास जय हिंद के साथ। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत नासाज है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही है और बेशुमार खांसी है। थोड़ा बहुत भी बोल रहा हूँ तो खांसी हो रही है, तो थोड़ा सा हल्के बोलूँगा, पर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है इस पे हम काम करने वाले हैं क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्लास के। मैं सोच रहा था कि आज लीव ले लेता हूँ, फिर मेरे को लगा नहीं यार, ठीक है, बस ये है कि थोड़ी थोड़ी बीच में मेरे को खांसी आएगी, वो झेल लेना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना आए, ठीक है, फिर भी। तो एडजेक्टिव पार्ट 2 हमने कर लिया है, एडवर्ब पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है, सिनोनिम्स हमने किए थे। इसकी डीपीपी में क्वेश्चंस नहीं बने होंगे आपसे क्योंकि नए क्वेश्चंस रखवाने के लिए मैंने बोला था। तो क्या स्कोर किया आपने डीपीपी में? एक बार डीपीपी का स्कोर बताइए, फिर हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत कम स्कोर आया है। तो वो दिख रहा है कि अभी आपको अपनी वोकेबलरी पे काम करना है। तो वोकेबलरी वक्त के साथ हल्की 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 बिल्डअप होती है ना, यू नीड टू वर्क ऑन इट। अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे हम बात करते हैं। आज आप इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ एडिशनल वोकेबलरी भी आप लगाने वाले हैं। मज़ेदार बात यह है, ये जो टॉपिक है ये आपका रीडिंग बेस्ड टॉपिक है, रीडिंग बेस्ड। इसमें होता क्या है कि आपको एक चैप्टर दिया गया है, एक चैप्टर बोल रहा हूँ, एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ की लाइंस जम्बल्ड हैं। जो पहली लाइन है हो सकता है वो कहीं बीच में लिख दी है या लास्ट में लिख दी है। जो बीच वाली लाइन है हो सकता है वो कहीं शुरू में लिख दी है या लास्ट में लिख दी है। इसी तरीके से लास्ट वाली लाइन को भी जम्बल कर दिया गया है। 4 लाइंस आपको अक्सर मिलती हैं नॉर्मल वाले में और आपको चारों को अरेंज करना होता है। अरेंज करने के लिए आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं। आप अपने हिसाब से अरेंज नहीं करेंगे, हमेशा उन ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए अरेंज करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाए किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ही सेंटेंस दे रखे हैं, PQRS 4। इसमें इन चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को लगा के देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड दे रहा हूँ। ये जो हमारा 30 सेकंड वाला पोल है ना, ये 45 सेकंड्स है, 30 नहीं है। कभी भी आप इसे मेजर करेंगे दूसरा कोई पोल लगा के अपने पास या अपने टाइमर लगा के, तो आप देखेंगे 45 सेकंड्स है। चलिए गो फॉर इट, एक क्वेश्चन कर लीजिए बस, बाकी मैं कराऊंगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सिर्फ आपको इसलिए दिया था कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जी आपने कर दिया, हाँ जी, ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपको ये 4 सेंटेंसेस दे दिए गए हैं और आपको ऑप्शंस के बेसिस पे इनको करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे समझ लिया कि भैया पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, आर,
उसके बाद क्यू आएगा, फिर पी आएगा और फिर एस आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब कुछ चीजें मैं इसके बारे में आपको बताया था, जैसे कि रीडिंग बेस्ड है, तो इजी वाले तो हो ही जाते हैं, फ्लो से हो जाते हैं। इसको करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। रीडिंग स्किल्स चाहिए सबसे पहले। और देखिए आपके एग्जाम में ये आते हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। कभी कभी तो क्या होता है 5 यही वाले आ जाते हैं सीधे वाले, और 5 S1 S6 वाले दे दिए जाते हैं, जो मैं आपको अपनी आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। उसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस गिवन होते हैं और बीच वाले अरेंज करने होते हैं। वो इनसे थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इनसे थोड़े से लेंथी भी होते हैं, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस गिवन होता है और आपको बीच वाले अरेंज करने होते हैं, और वो कहलाते हैं आपके S1 S6 वाले। ठीक है, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर ये भी कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं। आप देखेंगे इनमें भी कुछ आगे जाके आप देखेंगे टेढ़े हो गए। 3-4 क्वेश्चन मैंने टेढ़े रखे हैं। अब यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है, यहाँ पे याद रखिए जब आप ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो आपका स्कोर एटलीस्ट 80% आना चाहिए। अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही करते हैं, इसका मतलब ये आपको आ गए हैं। एक आध क्वेश्चन सबसे गलत हो ही जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ध्यान रखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें। कैसे हमें पता चलेगा किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें पता चलेगा किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये बात हम आगे जानेंगे सेशन में। फिलहाल रीडिंग स्किल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये आपको डोमेन समझा देता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर आया जो कि बेस था इकोनॉमिक्स में, आपने कर दिया, आपको बढ़िया लगा। साइंस पे आया, समझ आ गया, लेकिन फिलॉसफी पे आ गया, अब तुम फंस गए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन क्या है। रीडिंग अगर आपने की है और मल्टीपल डोमेन में रीडिंग की है, आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत साइंस भी आप पढ़ लेते हैं, नॉलेज बेसिक आपकी फिलॉसफी की भी ठीक है, तो आप लगभग सारे ही बना ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई आपकी डोमेन ही वीक है जिस पे पूछा गया है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज थीम, मतलब सेंट्रल आइडिया, इसका जानना जरूरी है। आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, मुद्दे की बात है, वो क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अगर मैं इस वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो कोई मेरे से पूछे सर इसकी थीम क्या है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है लाइफ इन ओशियन, उसमें वैरायटी और ये सब, तो ये थीम हो गई। थीम का मतलब होता है मुद्दा, सेंट्रल आइडिया, इसका जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जान जाते हैं तो बेहतर चीजें कर पाते हैं। और इसके साथ टोन, टोन का मतलब है स्टाइल कैसे है, किस तरीके से वो कह रहा है। तो स्टाइल, टोन, थीम, डोमेन, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये अच्छी कर लेते हैं तो डिफिकल्ट वाले भी रीडिंग, ये पैराजम्बल्स या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने में आपको आसानी होती है। अब मान लीजिए कि आपको डोमेन भी पता है, थीम भी पता है, टोन भी पता है, ठीक है, तो 2 चीजें और हैं जिसपे आपको वर्क करना होता है। ये तीनों चीजें आप तब समझ पाते हैं जब आपको ये 2 चीजें पता होती हैं। क्या? पहली चीज ग्रामर, और दूसरी चीज वोकैबुलरी। भाई ये 2 चीजें पता होती हैं, इसी से बिल्ड करते हैं आप अपना इंग्लिश सेंस। आपने रीड करा, आपने ग्रामर में दिमाग लगाया, ठीक है, पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर की बात है, क्या कह रहा है इस चीज को समझा, वोकैबुलरी को देखा, आपको समझ में आया, अच्छा ये कहना चाह रहा है। तो अल्टीमेटली ग्रामर और वोकैबुलरी आपको इंग्लिश सेंस समझाती है, मीनिंग समझाती है। ठीक है, मीनिंग कि क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी चीजें अगर आपके पास होती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, टोन, थीम, डोमेन सबका होना जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं और घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आसान आसान भी आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि चलो सर ये सारी बातें हो गई, मैं ये सब कर लूंगा, अब ये बताओ इनको क्वेश्चंस को करना कैसे। तो जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे तो सबसे पहली चीज का ध्यान रखेंगे
स्टार्टिंग सेंटेंस। आपको हमेशा ये देखना होगा कि भाई स्टार्टिंग सेंटेंस क्या था। कोई भी सेंटेंस है तो वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी उसकी। पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग सेंटेंस आपको दो तरीके से पता चल सकता है। या तो वो कोई इडियम दे रखा है, कोई फ्रेज है, कोई सेइंग है, मतलब कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है, या कोई फ्रेज है, तो अल्टीमेटली वो शुरू में ही आएगा या फिर लास्ट में आएगा। तो स्टार्टिंग सेंटेंस हमेशा ईडियम, फ्रेज या सेइंग होगा तो शुरू में ही आना है। या मान लो अगर ईडियम, फ्रेज और सेइंग नहीं दे रखा तो याद रखो जो थीम होगी, थीम अभी बताया था क्या होता है, मुद्दे की बात, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो जो थीम होगी, जो ईडियम, फ्रेज और सेइंग होगा या तो शुरू में आएगा। अगर ईडियम, फ्रेज नहीं मिल रहा है, थीम मिल गई है, सेंट्रल आइडिया, तो याद रखिए वो भी शुरू में आता है, क्योंकि उसी को आगे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसी ईडियम को, उसी फ्रेज को, उसी थीम को आगे डिस्कस किया जाता है। तो स्टार्टिंग सेंटेंस अक्सर थीम या फिर ईडियम, फ्रेज होते हैं। अब मान लो आपने कोशिश करी, आपको नहीं मिला स्टार्टिंग सेंटेंस, तो आप क्या देख सकते हैं, लास्ट सेंटेंस। शुरू वाला नहीं मिला, लास्ट मिलेगा। लास्ट सेंटेंस कैसे पता चलेगा, लास्ट सेंटेंस भी यही होता है, कोई इडियम दे रखा है, कोई फ्रेज, कोई जनरल सेइंग है, तो याद रखिए या तो शुरू में आती है या लास्ट में आती है। लास्ट में क्यों कह रहा हूं, लास्ट में कभी कभी वो कंक्लूजन की तरह आती है, शुरू में वो थीम की तरह आती है। उसने कोई बात कही और फिर उसको डिस्कस किया, तो ऐसी कोई बात शुरू में आएगी। या फिर उसने कोई बात कही, उसको लास्ट में कंक्लूड कर दिया। तो लास्ट सेंटेंस या तो इडियम, फ्रेज या जनरल सेइंग होता है, या फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन होता है। आपने कहा ठीक है सर। अब आपने भाई स्टार्टिंग सेंटेंस देखा, आपने लास्ट सेंटेंस देखा, आपने स्टार्टिंग सेंटेंस देखा, आपने लास्ट सेंटेंस देखा, आपको कुछ समझ नहीं आया। आपको कुछ समझ नहीं आया कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, नहीं मिला आपको, ना स्टार्टिंग सेंटेंस मिला, ना लास्ट सेंटेंस मिला। तो अब आप चलाते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसे हम कहते हैं मैंडेटरी पेयर्स। ये चलाना आप सीख जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हर क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए, क्या होता है ना, राइटर कभी कभी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, दोनों ही सीक्वेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वी हैव वैरायटी इन ऑलमोस्ट everything. We have variety in food, we have variety in cultures, we have variety in religions, we have variety in vegetation, weather, and almost everything. People have started discriminating in the name of this variety. अभी ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पहले मैंने सारी पॉजिटिव बातें करी कि भाई इंडिया बड़ी वैरायटी वाली जगह है ना, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के स्किन कॉम्प्लेक्शन है, बहुत बढ़िया है। फिर मैंने कहा लेकिन कुछ लोगों ने इसी के बेस पे क्या करना शुरू कर दिया, भेदभाव करना शुरू कर दिया। ये नेगेटिव बात हुई। तो मैं कैसा गया, मैं गया
नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले मैंने नेगेटिव बात करी फिर पॉजिटिव। मैं हमेशा ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं। एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हुए देखें किसको, राइटर को। वो ऐसे भी कह सकता है, मैं अभी आपने देखा मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव गया है ना, ये वाला आपने देखा था। नेगेटिव टू पॉजिटिव भी कह सकता है। जैसे पीपल हैव स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, food habits, and even skin complexion. India is a land of variety, and we should feel blessed that we have so much diversity to enjoy and to live it. अब क्या हुआ, ये हुआ भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले उसने कहा कि लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है, उसके बाद उसने पॉजिटिव बात कही। यहाँ पे इससे पहले उसने पहले पॉजिटिव बात कही थी, फिर नेगेटिव। कैसे भी जा सकता है। तुम कहोगे कैसे भी जा सकता है, तो बता काहे रहे हो, फायदा क्या? फायदा ये है कि भाई जो पॉजिटिव के सेंटेंस आए वो सारे एक साथ आए ना, और जो नेगेटिव के सेंटेंस आए वो सारे एक साथ आए। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव हमेशा साथ रहेगा और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा साथ रहेगा। जितने सेंटेंसेस पॉजिटिव वाले थे कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ वैरायटी, वी हैव वैरायटी इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, ये सारे साथ आए ना। फिर लोगों ने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करा, ये अच्छी बात नहीं है, ये भी सारे साथ आए। तो सारे नेगेटिव एक साथ और सारे पॉजिटिव एक साथ आएंगे। ऐसे ही हमारे पास होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जर्नल। जैसे मान लो मैंने कोई जर्नल बात कही, मैंने कहा करप्शन इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सुपर पावर्स लाइक रशिया, जापान, यूएस, चाइना आर करप्ट कंट्रीज नाउ। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेयर वी हैव करप्शन इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट। अब ये क्या हो गया, ये मैंने जर्नल टू स्पेसिफिक बात की। पहले मैंने कैसी बात करी, जनरल, फिर मैं गया स्पेसिफिक। पहले मैंने पूरी दुनिया के बारे में बताया, पूरी दुनिया करप्ट है, रशिया, चाइना, जापान सब करप्ट है और इंडिया सबसे ज्यादा करप्ट है, यही बात हुई। अब इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, करप्शन इज प्रेवलेंट ऑल ओवर in the world. Superpowers like France, Germany, Russia, China, US are also suffering from this disease. अब क्या हो गया, अब यह हुआ स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल का क्या मतलब है कि पहले मैंने स्पेसिफिक बात करी किसकी, इंडिया की, और फिर मैं गया जर्नल बात पे पूरी दुनिया की। पर एक दिन चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखा, जर्नल के साथ जर्नल वाले सेंटेंस लगाए, स्पेसिफिक के साथ स्पेसिफिक वाले सेंटेंस लगाए। तो चाहे आप ऐसे जाएं या फिर इस तरीके से जाएं, स्पेसिफिक के साथ स्पेसिफिक आएंगे, जर्नल के साथ जर्नल आएंगे। इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। सेम है दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव भी और जर्नल टू स्पेसिफिक भी। बस आपको समझना है कि अगर जर्नल से स्पेसिफिक जा रहा है, जर्नल के सेंटेंस एक साथ रखिए, जोड़े बनाइए। इस तरीके से आप जोड़े बना सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रामर के बेसिस पे जोड़े बना सकते हैं। जैसे ग्रामर के बेसिस पे, जैसे आपको मिल गया कोई कंजंक्शन, आपको दिख गया हाउएवर आया है या बट आया, आपको पता चल जाएगा ना इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। इसकी विपरीत बात देख लेंगे तो जोड़ा बन जाएगा।
ठीक है, आपको प्रोनाउन दिख गया दे, ही, तो आप इसका नाउन ढूंढ लेंगे तो भी जोड़ा बन जाएगा। तो जोड़ा बनाना है आपको कैसे भी करके, तो कंजंक्शन मिल जाए आपको, प्रोनाउन मिल जाए, ठीक है, वर्ब्स भी हेल्प करते हैं, एडजेक्टिव्स भी हेल्प करते हैं, बहुत तरीके से ग्रामर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं से मैंडेटरी पेयर बने ना बने, ये ग्रामर कहीं ना कहीं बना देती है। और चौथा और आखिरी तरीका मैंडेटरी पेयर बनाने का क्या है, आपने साइंस देखा, मीनिंग समझा, आपको लगा इसके बाद यही आएगा, इसी से स्टार्टिंग होगी, यही लास्ट में आना है, ये दोनों जो साथ में आएंगे। तो इन 4 बेसिस पे आप बना सकते हैं। ग्रामर का बनाना सबसे आसान है, ये भी इजी है, आसानी से बन जाते हैं, है ना। इंग्लिश सेंस का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये मैं आपको इतने हथियार इसलिए दे रहा हूँ, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर रोहित शर्मा नहीं मारेगा तो विराट कोहली मार देगा, विराट कोहली नहीं मारेगा तो यशस्वी जायसवाल मार देगा। कोई तो 7 बैट्समैन खिलाए जाते हैं, सारे फेल आउट हो जाते हैं, तो नीचे अपना रविंद्र जडेजा ही रन मार देता है। तो इस तरीके से आपको मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर आपसे ये ना मिले तो उसके थ्रू कर दो, ना फर्स्ट सेंटेंस मिला ना लास्ट मिला तो मैंडेटरी पेयर से कर दो। मैंडेटरी पेयर से भी नहीं मिल रहा, मैंडेटरी पेयर में 4 तरीके दिए हैं, चारों में से एक भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करना है, तो जान लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगली चीज और सबसे मजेदार चीज जो है चौथी चीज, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो आपको याद रखना है, ऑलवेज गो फॉर इट। कभी भी ना आपको अपना आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है मेरा आंसर ये है, कभी सोचना ही नहीं है कि मेरा आंसर ये है। आपको हमेशा ये सोचना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, जो आंसर नहीं हो सकता है उसको काटते जाइए, जो लास्ट में बचेगा वो आंसर है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से करके दिखाता हूं। जैसे मैंने देखा विच हैव अटेम्प्टेड, तो भाई देखो ऐसे तो स्टार्टिंग होगी नहीं, कहीं दे भी नहीं रखी है। इन दी डेप्थ, अब मुझे पता है कि आर से स्टार्टिंग होगी, तो सबसे पहले मैंने आर पढ़ दिया, इन द डेप्थ ऑफ ओशियंस, इन द डेप्थ ऑफ ओशियंस। अब आर के बाद क्यू जा रहा है, अब वैरायटी इन द डेप्थ ऑफ ओशियंस इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स, ये नहीं जा रहा, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। आर पी मुझे पता है एलिमिनेट हो गया, है ना। विच हैव अडेप्टेड, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है उसको काटते रहिए, जो लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। इस टेक्निक से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बना के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या देखना है कि कौन सा आंसर नहीं है। अब बात यह है कि मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है कौन सा क्वेश्चन ईजी है, तो उसका तरीका आपको पता चलेगा कहाँ से, यहां से पता चलेगा। उसका तरीका आपको यहां से पता चलेगा। अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो जान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो जान लीजिए क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएंगे आप उसे। जैसे ही आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करें तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन धराशायी हो गया, 50% सॉल्व हो गया है, 2 में से एक सिलेक्ट करना है बस, ठीक है। तो अगर एक एलिमिनेट कर पाते हैं तो क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट है, हाथ डालोगे नेगेटिव हो सकता है, 2 एलिमिनेट कर दिए तो हाथ डाल सकते हो, 2 में से एक आंसर होगा।
कह रहे हैं इफ यू एलिमिनेट नन ऑफ द ऑप्शंस, अगर आप सारे ऑप्शन हटा दें, इफ यू एलिमिनेट नन ऑफ द, अगर कोई भी ऑप्शन तुम एलिमिनेट नहीं करते हो, ठीक है, कोई एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सा एलिमिनेट करना है, डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अटेम्प्ट मत करना, गलत हो जाएगा। तो क्या बताया, एक बार फिर रिवीजन कराता हूं कि भाई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, दो हो रहे हैं आसान है, तीन हो रहे हैं तो क्वेश्चन हो ही गया, और चारों में से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो मत अटेम्प्ट करना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, क्लियर है, सारा समझ में आ गया है पेज 1 और पेज 2 पे। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खा जो मैंने पढ़ाया है उसमें से पूछ लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब क्वेश्चंस लगा लोगे सारे? चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसकी एक आध क्लास और है अभी, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेके जाएंगे। तो आज आसान है, बना लो क्वेश्चन, अपना कॉन्फिडेंट भी बना लो। ऑल द बेस्ट। सॉरी। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप, 72%। आधी क्लास का सही हुआ, आधों का गलत हो गया। ठीक है, तो जो भी 70% से 60% से कम जाएगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंड से स्टार्टिंग हो नहीं सकती सेंटेंस की, पी काट दिया, ऐसे एलिमिनेशन से चलना है। डिफरेंट कल्चर्स हैव डेवलप्ड, ठीक है, देयर ओन यूनिक ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ। तो ये क्यू और आर तो मुझे मैंडेटरी पेयर लग रहा है। अगर ये मैंडेटरी पेयर है क्यू आर, तो यहां आना चाहिए था, यहां तो नहीं है। क्यू आर यहां भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, और इसीलिए मैंने आंसर डी लगा दिया। तीनों एलिमिनेट हो गए पूरा पढ़े बिना भी। अब एस से स्टार्ट हुई अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। क्यों? डिफरेंट कल्चर्स हैव डेवलप, तो दुनिया में ही तो कल्चर डेवलप हुए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अपने यूनिक ट्रेडिशन, कस्टम्स और वेज में, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए मैनी पीपल एंजॉय स्कीइंग ऑन द स्लोप, तो स्कीइंग कहाँ होती है? ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। तो पी क्यू मुझे मैंडेटरी पेयर मिला। जब मुझे पी क्यू दिखा तो मैं यहाँ चला, यहाँ चला, पी क्यू तो कहीं मिल नहीं रहा। ओहो, सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रहा है पी क्यू। ठीक है, अच्छा, क्या आर से स्टार्टिंग हो सकती है? इन विंटर मंथ्स एक्चुअली आर से ही स्टार्टिंग हो सकती है और कोई स्टार्टिंग नहीं होगा। तो पी और क्यू हमने काट डाला। ठीक है, अब आर क्या कह रहा है? इन द विंटर मंथ बहुत सारे लोग हैं वो एंजॉय करते हैं ईसिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ स्कीइंग ना, वो जो ऐसे 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 बर्फ पे करते हैं ना, स्कीइंग ऑन द स्लोप्स ऑफ स्नोई माउंटेन्स और स्केटिंग ऑन फ्रोजन पॉइंट्स। तो एस बी लास्ट सेंटेंस आ रहा है, आर पी भी मैंडेटरी पेयर बन गया, आर पी मैंडेटरी पेयर बन गया। क्या करूं मैं? पी क्यू, सॉरी, पी क्यू मैंडेटरी पेयर बन गया, ये वाला पी क्यू भी यहाँ पे है और आर पी भी मैंडेटरी पेयर बन रहा है, सब यहाँ पे। इसलिए सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, डी, और कोई नहीं हो सकता। आधी क्लास सही कर रही है, आधी क्लास से नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस। गुड वन। तो एट द हार्ट ऑफ द अर्थ अ मोल्टेन कोर इज फाउंड। तो आर क्यू सीधा सीधा मैंडेटरी पेयर आपको दिखा, तो आर क्यू यहाँ है और कहीं भी आपको आर क्यू नहीं मिलेगा। इसी बेसिस पे आप ये लगा सकते हैं और पी एस भी बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन से आपने करा, थोड़ा स्कोर आपका बढ़ गया, दिस इज वेरी नाइस। नेक्स्ट। वेल डन। तो क्यू से आपने स्टार्टिंग करी। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। क्यू एस मैंडेटरी पेयर हो गया, यहां मिला, यहां मिला, ये काट दिया, ये काट दिया, इन दोनों में से एक आंसर होगा, पी लगा के देखा। दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी एंड रिपेयर्स टू ब्रेक डाउन ना, तो पहले ही हो जाएगा ना, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंजाइम का इस्तेमाल होता है ब्रेक डाउन करने के लिए फूड न्यूट्रिएंट्स में जो बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो आर और पी भी मैंडेटरी पेयर थे ना, और आर पी क्यू एस यही मिला, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
बढ़िया जा रहे हैं आप, वेल डन। ठीक है, तो भाई कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, आर यू एबल टू डू दीज क्वेश्चंस? मजा आ रहा है, ठीक कर पा रहे हैं आप? जरा फटाफट बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप 10 में हैं, उन्होंने सातों के सातों क्वेश्चन बना दिए, विच इज अमेजिंग टू सी। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चंस और बाकी है। मजा आ रहा है? इज एवरीथिंग फाइन एट योर एंड? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जितने बच्चों को लग रहा है ना कि टाइम इंक्रीज कर दीजिए, तो उनको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आप देखिए ये बच्चे हैं जो आपके मुंह पे झापड़ मार रहे हैं, ये आप ही की क्लास के हैं, टॉप 10 बच्चे, 7 में 7 बना दिए इन्होंने। ठीक है, इनको स्पीड नहीं, इनको टाइम नहीं चाहिए, और इसी टाइम में 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 सेंटेंस पढ़ने हैं, 4 भी सेंटेंस पूरे नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस है। सो देर इज नो पॉइंट कि मैं यहाँ पे टाइम बढ़ाऊँ। ठीक है, टाइम नहीं बढ़ाया जाए तो स्कोर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। इतने ही तो बच्चे चाहिए होते हैं। अगर तुम्हारे शौर्य बैच से 10 सेलेक्ट हो गए ना भाई, बल्ले बल्ले हो जाएंगे हम, तुम्हें नहीं पता, पूरी कंपनी में छा जाएंगे। 10 सिलेक्शन होते नहीं है, दैट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। इतने ही अच्छे बच्चे चाहिए भाई, टाइम नहीं बढ़ेगा। जिनको अपना स्कोर लाना है इसी टाइम के अंदर लाना होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपके पास 200 क्वेश्चन आते हैं ना, इनको करने के लिए 5-6 घंटे नहीं मिलते हैं आपको। 30 सेकंड 45 सेकंड में ये क्वेश्चन करना होता है। स्पीड बढ़ाइए, रीडिंग करिए, खुद पे वर्क करिए, बहाने कम बनाइए, दम ज्यादा लगाइए। जरूरत ही नहीं है भाई, बच्चा भमोड़ रहा है, वेल डन। इसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी हैं। यहाँ पटकी आई, 2 में आपको कंफ्यूजन था, एक इसमें और एक इसमें।
देखिए अगर आप एस से स्टार्ट करेंगे, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, तो इन्वेंशन जो ही स्टीम इंजन की, उसने क्या किया, उसने किया स्पार्क्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी, ठीक है, तो स्पार्क्ड किया उसने, क्या एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जिसने सोसाइटी, ये ठीक जा रहा है। अच्छा अभी ये वाला देखते हैं, ये कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन की इन्वेंशन कब हुई है, अभी इसका टाइम बता रहे हैं, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये हो गई आपकी थीम, और ये थीम का एक्सप्लेनेशन, इसलिए आंसर क्या होगा, क्यू और एस वाला जाएगा साथ में, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का, जो कब किया गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, स्पार्क्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ठीक है। और आरपी आपने सही समझा था, आरपी ये सही लगाया, आरपी बिल्कुल सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? देखो ईशा तो एक बच्चा है, वो कह रहा है सर और कम कर दो टाइम, बहुत बढ़िया, यही एटीट्यूड चाहिए। तो थोड़े से डिफिकल्ट वाले शुरू हो गए हैं, थोड़ा दम लगा के आंख नाक कान गला खोल के फिर सही करना है, ठीक है। क्या लगाया? सी बी में कंफ्यूजन था। देखिए सबसे पहले ये थीम हो गई द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, ठीक है, यहीं से बात स्टार्ट होगी, चारों में दे भी रखा है, पी से स्टार्टिंग है, एंड हिज लेगेसी। अब अगर आपने पी क्यू लगा दिया और उसकी लेगेसी, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन और उसकी लेगेसी, अब आप कह रहे हैं आर डेडिकेटेड हिज करियर टू पब्लिक सर्विस, अब यहाँ पे ना ये सही नहीं है, उसकी जो लेगेसी है वो डेडिकेटेड नहीं है करियर से, पब्लिक सर्विसेज के, और लिव्स ऑन, कौन लिव्स ऑन करेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो आर और एस साथ में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आर एस यहां पे दे रखा है, गलत हो गया। इसी तरीके से पी और एस भी नहीं जा सकते, द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन लिव्स ऑन थ्रू दी पॉलिसीज ही इंप्लीमेंटेड, चलो सही है, क्यू, एंड इज लेगेसी डेडिकेटेड हिज करियर, तो लेगेसी ने डेडिकेट नहीं किया, तो क्यू आर भी नहीं हो सकते भाई, ये क्यू आर दे रखा है तो ये भी गलत है ना, गलत मैंडेटरी पेयर है। अब पी आर मैंडेटरी पेयर है, ये बात तो तय हो गई कि जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है वो डेडिकेट करता है अपनी करियर पब्लिक सर्विस के लिए, है ना, तो पी और आर हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे, डेडिकेट किया अपना करियर पब्लिक सर्विस को, इतनी बात समझ में आई, पी आर। अब आ जाएगा क्यू, एंड हिज लेगेसी, और जो उसकी, अब एक नई बात आई है, उसकी जो लेगेसी है वो जिंदा रहती है, लेगेसी का मतलब होता है धाक, जो तुमने कमाया ना, आज भी तुम नाम ले रहे हो गांधी का तो उसकी लीगेसी है, आज भी अगर तुम नाम ले रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना, या सरदार भगत सिंह का, तो उनकी लीगेसी है, ठीक है, लिव्स ऑन थ्रू द पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड, जो पॉलिसीज उन्होंने इंप्लीमेंट करी थी, तो क्यू और एस बी मैंडेटरी पेयर हो गया, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, तो अभी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हुए, समझ आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बताइए, डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़ेंगे। बेटा टाइम नहीं बढ़ेगा, तुम्हें अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, टाइम नहीं बढ़ेगा। यह ऐसा ही है कि तुम फौज में गए, तुम्हारा हो गया सिलेक्शन, एसएसबी भी क्लियर हो गया, सुबह मेस में पहुंचने का टाइम 8 बजे, भैया 8 बजे से ब्रेकफास्ट लगेगा तुम्हारा, और 8:30 पे ब्रेकफास्ट खत्म। तुम अपने कैप्टन से कह रहे हो साहब थोड़ा टाइम बढ़ा दो ना, वार्डन से कह रहे हो यार 8 बजे तक, इतनी मेहनत कराते हो दिन में, भगवान भगवाते भी हो, इतना वर्कआउट कराते हो, इतना काम होता है, पढ़ना भी होता है, बंदूक चलानी भी सीखनी है, पनिशमेंट्स भी लेने हैं, 8:30 से कर दो ना यार। क्या कहेगा वो तुम्हें? कान लाल कर देगा तुम्हारा, और पनिशमेंट मिल जाएगा और भगा देगा तुम्हें। उसके लिए तैयार करो अपने आप को। एक बात समझने की कोशिश करो, जब सब कर पा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? अगर तुम फुद्दू हो तो फिर तुम इस रेस में नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। भाई घोड़ों के बीच में घोड़ा भागेगा, गधों के बीच में गधा भागेगा, या ऐसा समझ लो एक रेस हो रही है, ठीक है, और इस रेस में सारे घोड़े भाग रहे हैं और तुम्हें ही भगवा दिया जाए तो तुम कुचल दिए जाओगे, तुम इंसानों की रेस में भागोगे। अपने जैसे लोग देखो, सुस्त देखो, अपने जैसे देखो जो हमेशा बहाना बनाते हो, अरे यार सर टाइम बढ़ा दो ना थोड़ा, अरे सर इंग्लिश डिफिकल्ट है ना सर, हम हिंदी मीडियम से, अपने जैसे लोग ढूंढो, उनके साथ तुम्हें मजा आएगा, ठीक है, साथ में बर्बाद हो गए तुम। लेकिन अगर भाई तुम्हारे साथ के कर रहे हैं, तुम्हारी सेम एज के कर रहे हैं, तुम्हारे सेम बैच के कर रहे हैं, ठीक है, और तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम फुद्दू हो। तुम्हें अपने ऊपर दम लगाना है, तुम्हें एक्सक्यूज नहीं बनाने हैं। अगर तुम एक्सक्यूज बनाओगे तो जिंदगी भर फुद्दू रहोगे। ये बात इस शौर्य बैच की नहीं है, ये बात पूरे जीवन के शौर्य की, ठीक है, कि तुम अपने जीवन में क्या फुद्दू बनना चाहते हो, हमेशा तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए, हमेशा तुम स्लो रहना चाहते हो, तो ठीक है भाई, कोई दूसरा बैच देखो, कहीं अपने आप से पढ़ लिया करो, रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो। यहाँ आओगे तो भाई हम तो सबको साथ में दौड़ाएंगे, और रिजल्ट हमारा अच्छा आ रहा है तो हम क्यों चेंज करें? अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे कह रहे हैं और कम कर दो, देखो बच्चों ने फोड़ रखा है, 10 में 10 बना रखे, 9 में 10 में 9 बना रखे। अब मेरे बच्चे बता मैं क्यों छेड़ूंगा? मैं नहीं छेड़ूंगा, टाइम तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेस क्लास, जिन्होंने रीड करा है वो बढ़िया कर रहे हैं, फंस रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन टेढ़े भी हैं, जैसे इसमें ही फंस सकते हो, दिमाग लगाना। आने लगी ना पटकियाँ, कोई बात नहीं है, सीखिए। तो इन दो में कंफ्यूज हुए आप, देख लेते हैं। देखिए भाई, आप कह रहे हैं एस से स्टार्टर हुई, द आर्टिफैक्ट्स ऑफ विजिबल मॉडर्निटी, और इसके साथ क्या लगाओगे? पी ऑफ इट्स, ना ना ना, वर्जर जानते हो? वर्जर का मतलब होता है वो जो हरापन होता है, जैसे मान लो कभी बारिश पड़ती है पहाड़ों पे, हल्की बारिश पड़ी, उसके बाद जो मौसम है, जो लैंड है, वो सब सोख लेती है पानी वानी, और क्या जबरदस्त समा हो जाता है, ये उसकी बात कर रहा है। तो बात शुरू होगी यहां से। ऑन दी वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी, एक तरफ तो जबरदस्त ब्यूटी है, किस चीज की? ऑफ इट्स रेन सोक्ड वर्जर। वर्जर का मतलब क्या होता है? मिडोस, ग्रासलैंड। वो क्या हमने फंसवा दिया तुम्हें यहाँ पे? आरपी आया मैंडेटरी पेयर तुम्हारे पास, आरपी कहाँ है? खत्म हो गया आंसर, ठीक है। कह रहे एक तरफ तो तुम्हें देखने को मिलती है हरी भरी ये हरियाली,
है ना, ब्यूटी इसकी। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है एंड ऑन दी अदर, देयर आर, और दूसरी साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी। मतलब बात हो रही है किसी फ्रांस जैसी जगह की या इंग्लैंड जैसी जगह की। जब आप इंग्लैंड जाएंगे अभी तो आप देखेंगे, यूएस में भी काफी जगह पे आप देख सकते हैं, फ्रांस में भी देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा प्रिजर्व कर रखा है अपने यहाँ का एनवायरमेंट। सामने जंगल है, साम नजर पड़ेगी जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। बारिश पड़ी हुई होगी, हरा हरा सब देखने को मिलेगा, और इधर तुम्हारे सारे घर बने हुए हैं जो कि एकदम शानदार। तो ये वो उसी चीज को कह रहा है, वन एंड पे इमेंस ब्यूटी है और दूसरे पे आर्टिफैक्ट है जो विजिबल मॉडर्निटी है, जिसमें दिख रहा है कि हाँ भाई मॉडर्न। समझ आ गई बात? समझ आ गई तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? सही है। अब आना शुरू हो गई पटकियां। आइए समझते हैं। देखिए, ये कह रहा है एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन पॉलिटिकल पार्टी। कैसे पता चलता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में भसड़ हो गई है? कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भसड़ हो गई है, कैसे पता चलता है? उसका एविडेंस क्या होता है? एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये कैन बी फाउंड इन द डिक्लाइन इन पार्टी। किससे पता चलता है कि पार्टी नीचे जाती है? आर्ग्यूमेंटेटरी पेयर हुआ, डिक्लाइन इन पार्टी, पार्टी नीचे जाती है। कैन बी फाउंड इन द डिक्लाइन इन पार्टी, इन पार्टी, पार्टी के किस चीज में? इन पार्टी के मेंबरशिप में। लोग मेंबर नहीं बनना चाहते, तो क्यू और पी भी एक मैंडेटरी पेयर मिल गया, नहीं बनना चाहते। एंड पार्टीसनशिप, पार्टीसनशिप का मतलब होता है अंधा बाटे रेबड़ी अपने अपने को दे, मतलब निपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है। लोग अपनों को ही सपोर्ट करते हैं, अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को। ठीक है, जो अपना बेटा है उसको कुछ पोस्ट दे दी, अपने साले को कोई पोस्ट दे दी, ये सब पार्टीसनशिप कहलाती है। एंड पार्टीसनशिप एज वेल, एंड पार्टीशनशिप एज वेल एज इन द राइज ऑफ एंटी पार्टी ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो एज वेल एज, तो ये क्या कह रहा है कि जो एविडेंस है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्राइसिस हुए हैं वो पाया जा सकता है पार्टी के डिक्लाइन में। डिक्लाइन में भी पाया जा सकता है। डिक्लाइन किसकी होगी? मेंबरशिप की। एक और चीज में है, पार्टीशनशिप में, एज वेल एज इन द राइज ऑफ एंटी पार्टी ग्रुप्स। और एक चीज और है जिससे आप पता कर सकते हैं कि एंटी पार्टी ग्रुप्स बनने लगे हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स। तो ये दो चीजें इसने बताई, दो ही मेंशन थी। ठीक है, RQPS के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था, यही बेस्ट आंसर था। ठीक है, एस से तो स्टार्टिंग ही नहीं हो सकती थी। इन द राइज ऑफ एंटी पार्टी ग्रुप्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पार्ट है पी वाले का, पी और एस साथ में आएगा। समझ आया क्वेश्चन? पटकी खाई पर आपने सीखा। शुरू शुरू में आपको थोड़े आसान दिए थे, ठीक है, बाद में थोड़े से टेढ़ दिए हैं। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन वही है, बस इनके ऑप्शंस में खेला है मैंने। ऑप्शंस को डिफिकल्ट कर दिया, क्वेश्चन अपने आप डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट दिया है मैंने। चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 45 सेकंड्स इसके लिए मैं आपको दे देता हूँ। 45 सेकंड से कर लो आराम से।
कोई बात नहीं, पोल मत लगाओ, अपने पास आंसर नोट कर लो। करना 30-35 सेकंड में ही है, 30 से 40 सेकंड में। थोड़ा सा बड़ा हो गया था, गलत नहीं होना चाहिए था यार। ये लगाया आपने, पर आंसर ये था। दिस वॉज अ टूल, कौन था टूल? दिस वॉज अ टूल, कौन था भाई टूल? नहीं पता। चू या आर से स्टार्टिंग होगी, क्यों पढ़ लेते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। कौन है दिस? दिस हैज बिकम, ये बन गया, मतलब कोई ये होगा जिसकी पहले बात हुई होगी, तो क्यों स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकती। इसमें कह रहा है दिस हैज बिकम, और बता भी नहीं रहा है कौन है दिस। सॉरी, तो ये गलत हो गया। आर से स्टार्टिंग करेंगे। यहां से बात हो रही है, हिस्ट्री से लेके चल रहा है। 1985 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अडॉप्ट किया यूएन की गाइडलाइंस, किसके लिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये एक टूल था नेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया यूएन की गाइडलाइन, तो एक से ज्यादा नेशंस थे। ये टूल था नेशंस के लिए कि वो अडॉप्ट करें मेजर कि अपने कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करें, और एडवांस एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी, कंज्यूमर को कैसे बचाए, उनको कैसे एडवोकेट करे, टू प्रेस देयर गवर्नमेंट्स टू डू सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टूल था। तो आरपी बिल्कुल सही सही साथ में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आरक्यू क्यों नहीं हो सकता? एट द इंटरनेशनल लेवल, अभी ये देखो यहाँ पे पहले इसने लोकल लेवल पे बात करी है अपनी अपनी गवर्नमेंट में। इसने कहा ये एक टूल था, ये एक कुंजी थी, एक तरीका था, ठीक है, क्या करने का, कि मेजर करने का, कि हम प्रोटेक्ट करें अपने कंज्यूमर्स को, और फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो, कि भैया अपने गवर्नमेंट को भी समझाओ कि ऐसा करो। ये लोकल लेवल की बात हुई, पर इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी किया गया। ठीक है, एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। और इंटरनेशनल लेवल पे तो ये बड़ी बात हो गई, कंज्यूमर फाउंडेशन हो गया है कंज्यूमर लेवल का। आज, अब पास से शुरू करा, ठीक है, और अब आज में लेके आ रहा है, तो ये सेंटेंस आपका लास्ट हो गया, कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे इस लास्ट दे रखा है, तो इसलिए कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ 250 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। तो ये इंटरनेशनल का इंटरनेशनल से कनेक्शन बना दिया, क्यू और एस मैंडेटरी पेयर। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए, डाउट है तो पूछिए। कोई बात नहीं है बेटा, छोड़ दो, ये सबको समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चंस। जिसको समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो, क्लासेस को शुरू से देखो और रीडिंग करो खूब। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ना ग्रामर होती है, इस क्वेश्चन में ना वोकैबुलरी होती है, इसमें सिर्फ सेंस होता है, और आपको सेंस समझ में नहीं आता जब आपने रीडिंग नहीं करी होती है। तो ये सारा खेल रीडिंग का है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो अब वो कहाँ कहाँ तक टूल का मतलब समझेगा, एडवोकेसी का समझेगा, एडॉप्टेड का समझेगा, क्या समझ पाएगा, वो क्या कह रहा है, कौन सी फाउंडेशन है, क्या प्रेस हो रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तरीका क्या है कि आप छोड़ दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, और रीडिंग करिए, खूब सारी रीडिंग करिए। रीडिंग करते करते ही आपकी चीजें सही हो जाएंगी, है ना। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, जो शुरू के क्वेश्चन थे मैंने खुद ही बहुत आसान रखे, इससे आसान नहीं रख सकता था, कुछ सिखाने थे, इसलिए थोड़े से बीच बीच में क्वेश्चन डिफिकल्ट भी करे ताकि तुम्हें ये समझ में आए इसमें पेज कैसा आता है। देखो भाई, मेरा काम है तुम्हें बेस्ट कराना, नहीं समझ रहे हो? मान लो तुम पहुंचते हो फौज में, तुम्हें दी जाती है एक बंदूक, तुमसे कहा जाता है उठाओ और चलाओ, तुम कह रहे हो मेरे से उठ नहीं रही, तो तुम नहीं हो फौज के लिए। इसीलिए वो पहले देख लेते हैं तुम्हारे नौकरी तो नहीं है, तुम भाग सकते हो, तुम्हारा फिजिकल बढ़िया से चेक करते हैं, तुमसे डिप्स लगवा लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कमजोर आदमी लेते हैं। बट देखो कोचिंग में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, कोचिंग में तो हम तुमसे नहीं कह सकते भाई तेरे बस की नहीं है। मैं फिर भी पहली क्लास में बता देता हूँ, जो रीडिंग नहीं करेंगे उनके बस की नहीं है,
ठीक है, तो आप अपने आप को कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो क्लोज टेस्ट भी आएंगे आगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे आगे। इसके अलावा भी बहुत सारे तिगड़े क्वेश्चन है जो आपका आगे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर कैसे होगा, तो अभी अगर ये नहीं हो रहा है तो आप ये जानिए कि अभी आप एनडीए के लिए नहीं बने। ठीक है, मत करिए, ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये आएंगे, आपको समझ आए नहीं आए पर ये एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इस बात से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, आपको नहीं आ रहा है। और देख, अभी दिखाता हूँ, आप ही के क्लास के बच्चे वो सारे बना रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, उसका मतलब बहुत रीडिंग करनी है आपको। तो दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं अंत भला तो सब भला। फिर पटकी, देखो इसका रीजन एक और हो सकता है। एक चीज होती है जो मैंने आपको बताया था ना रीडिंग स्किल्स में, रीडिंग रेंज या स्टैमिना, कि जितना ज्यादा आप रीडिंग करते रहते हैं उतना आपका डाउन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्टैमिना है, अगर मान लो कि मैं एक बार में 5,000 वर्ड पढ़ सकता हूँ, तो शुरू के 3,000 वर्ड में मेरा फोकस बहुत जबरदस्त होगा, मैं ज्यादा बढ़िया से पढ़ूंगा। आखिर के 2,000 वर्ड में मेरा फोकस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 5,000 वर्ड के बाद हो सकता है मेरे को कुछ समझ ही नहीं आए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि शुरू के क्वेश्चंस तो आपने बना दिए 5-6 क्वेश्चन, उसके बाद आपका रीडिंग स्टेमिना खत्म होने लगा, अब आपको 30 सेकंड कम लग रहे हैं, 30 तो थे ही नहीं कभी, 45 सेकंड तक कभी भी देख लेना। ठीक है, अभी तो मैं एक पोल दोबारा चला के दिखा दूंगा। ठीक है, 45 सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड्स होते ही नहीं है, अभी चला के दिखाऊंगा पोल तो मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मेजर, अब देखो ऑफ से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ऑफ से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये गया। इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रेवलेंस, अब इसके साथ कोई जोड़ी नहीं रहा, लेकिन एक जगह जोड़ रहा है, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, और उसी कैरेक्टरिस्टिक का एक रिजल्ट भी आया। तो आर एस मैंडेटरी पेयर हो गए, यहां है, यहां है, दो एलिमिनेट हो गए, टू से स्टार्टिंग हो नहीं सकती है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बिना पढ़े ही आंसर आ गया यार हमारा, तो आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, और नेट रिजल्ट जो था वो क्या था, ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ वॉज लगाया इसने, तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है नेट रिजल्ट की, ये सिंगुलर है, ग्रामर से पता चल रहा है, इसीलिए ये वॉज भी सिंगुलर है। तो द नेट रिजल्ट वॉज द प्रेवलेंस, किस चीज का, ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, है ना, वो क्या था, प्रेवलेंस, प्रेवलेंस का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, सब तरफ क्या हो गया था, एक्सट्रीम पावर्टी हो गई थी लोगों में। ठीक है, और इसलिए आंसर क्या रहा, सी। समझ आई बात, समझ आई है तो बताइए, डाउट है तो पूछिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं 7-8 क्वेश्चन करने के बाद, आपका स्टैमिना, आपके रीडिंग स्किल्स, बहुत कुछ। चलो सिनोनिम्स लगा लो फटाफट, सिनोनिम लगाने से पहले मैं पहले एक बार स्कोर देखना चाहता हूँ। तो देखो यार, हमारे पास शर्मा जी है, 14 में से 12 सही किए, जतिन है 14 में से 12 सही किए, ठीक है, अमन ने 14 में से 12 सही किए, नीरज ये 80% से ज्यादा स्कोर है ना, 80% से ज्यादा। मैंने क्या कहा था कि अगर आप 80% ले आते हैं तो आपका सब सही है, 80% से ज्यादा है, ये तीनों बच्चे सेफ हैं, है ना, नीरज, आशीष, जतिन, बिलावल, आस्था, हर्ष, विश्व प्रताप सिंह, नॉट बैड।
14 में से 11 अगर आप ठीक कर रहे हैं दैट इज बैड। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप इन क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, आपको ये करना आ जाते हैं, फिर आप बहुत तेज तेज करते हैं। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज नाउ। 100 रुपये जाने ही है डॉलर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वो ये दिन याद है जब मैं था, तो मतलब मेरे को लगता था कि कई एक दिन आएगा देखना रुपये के बराबर डॉलर हो जाएगा। मैं छोटा था तब, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो 30 रुपए का डॉलर था। और ये मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ मुरादाबाद, वहां से बहुत एक्सपोर्ट होता है ब्रास का आइटम। तो मेरे को पता 30 रुपए का डॉलर था, 30 रुपए का डॉलर है। तो मुझे लगता था यार 30 रुपए का इंडिया पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन अब 3 गुना ज्यादा हो गया पिछले 12-15 साल में। 15-16-17 साल हो गए लगभग इस बात को। ठीक है, चलो अब जरा ये वाले क्वेश्चंस लगा लो। तो एक्सिलरेटिंग का क्या मतलब होता है? एक्साइटिंग। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है वेरी हैप्पी, जॉयफुल। तो एक्साइटिंग ये हो सकता है और कुछ नहीं। हमडम, ड्रियरी, बोरिंग, टीडियस, मुंडेन, डल, मोनोटोनस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बोरिंग होते हैं। एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है? इरिटेटिंग। तो आपका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जो ऑर्डिनेट ना हो, ज्यादा हो। तो दैट शुड बी एग्जॉर्बिटेंट, ह्यूज, है ना। टेम्परेट का मतलब होता है नॉर्मल, है ना। ऑर्डिनेट, ठीक है। मॉडरेट, सारे सिनोनिम हो गए। रेगुलर, नॉर्मल होता है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। एनामर्ड, पार्सल दे दिया आपने? बात करेगी, ठीक है, आपको पार्सल दिया। हाँ हाँ हाँ, ट्रिपल
इनामर्ड का मतलब होता है किसी से बड़ा प्यार करना, किसी को बहुत पसंद करना। इनामर्ड विद, तो फॉन्ड ऑफ जैसा मीनिंग देता है। हिज गोल्डन वॉइस। ठीक है, कंसर्न नहीं होगा। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है मैनियक, पागल एकदम किसी चीज के पीछे। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए डीपीपी लगा लेते हैं सिनोनिम्स की एक बार फटाफट। अच्छा जी अच्छा, ऑपोजिट लगाना है। तो पर्टिकुलर का ऑपोजिट होता है वेग, धुंधला हो। पर्टिकुलर एकदम क्लियर सामने वाला। पॉन्ची होता है मोटा, तो उसका उल्टा हो जाएगा स्लिम। ओरिजिनेट्स किसी चीज की शुरुआत। कल्मिनेट्स का मतलब पूरा होना, एंड या पीक। हिलेरियस जो आपको हंसी दिलाए। सीरियस जो आपको सीरियस करे। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। ऑब्सेस का मतलब पागल होता है, मैनियाक होता है, पागल पागल किसी चीज के पीछे। ठीक है, तो पागल और प्यार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब लीडर्स डैशबोर्ड नहीं दिखाया जाएगा। पेंडिमोनियम का मतलब होता है हुला बलू, अप्रोर, ये दोनों सिनोनिम है। आंसर हो जाएगा पीस। डिटेन्ड रोक देना, तो रिलीज जाने देना। आसान क्वेश्चन है सारे। डिस्पेयर दुख होता है, उल्टा हो जाएगा इलेशन। अरे यार कौन फोन कर रहा है आज इतना मेरे को। ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है इनक्रिमिनेटेड। ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए एक्यूज्ड के। यही बचा विंडिकेटेड का मतलब होता है लेट फ्री, किसी को गिल्ट फ्री करना या जाने देना। एक तो इतने चरसी बच्चे हो ना, मन ही नहीं करता चैट बॉक्स खोलने का, कंजर घटिया बैच है। चैट खोलते ही कीचड़ मचा दोगे क्लास में। देयर वॉज मच टू बोस्ट, तो बोस्ट ब्रैग सिनोनिम हो गया। ठीक है, फ्लॉन्ट भी सिनोनिम हो गया इसका। डेप्रिकेट इज द करेक्ट आंसर, कम करना, कम बताना। इसेंट्रिक होता है पागल, तो उसका उल्टा हो जाएगा नॉर्मल। ड्राउंड डूब जाना, तो इसका सिनोनिम बताना है ना आपको, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम हो जाएगा फ्लोटेड। ठीक है, डीपीपी में सबमर्ज दिया हुआ है जो कि गलत है। सबमर्ज का मतलब होता है आधा पानी के अंदर होना, बिना सतह पे जाए। ठीक है, सबमरीन्स होती हैं सबमर्ज से ही बनी है वो, तो फ्लोट होगा यहाँ पे, ना कि ड्राउंड होगा। वो सबमरीन होगा, सबमर्ज होगा। ड्राई सूखा होता है। अब अगर इसका सिनोनिम चाहिए तो ये हुआ इसका सिनोनिम, और ये हुआ इसका एंटोनिम। दोनों लिख दिया मैंने, जो आंसर पूछा गया वो आप लगा लेना। सिनोनिम भी बता दिया, एंटोनिम भी बता दिया, क्लोजेस्ट। इसी तरीके से डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का सिनोनिम अगर मैं बताऊंगा तो डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम चाहिए ना, इसमें इसमें शायद सिनोनिम पता नहीं, इसमें भी सिनोनिम बता। हिंडर्ड इम्पीडेड सिनोनिम हो गया। हिंडर्ड मतलब बाधा डालना। कॉम्प्लेक्सिटी इज इंट्रिकेसी। एक्सेसिव का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। तो इनऑर्डिनेट हो जाएगा सिनोनिम। इनिशिएटेड किसी चीज को स्टार्ट करना, तो बिगैन। बेल पीला होता है, सालो का मतलब भी पीला ही होता है। ओवर रूल का मतलब होता है वीटो कर देना किसी को। वीटो पावर आपने सुना होगा, सिविक्स में भी पढ़ा होगा। शॉक्ड का मतलब होता है अपैल्ड कर देना, हैरान कर देना। ठीक है, तो होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आप शक्ति बैच से और अभ्यास बैच से ये PQRS कह लो या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर हाल में आएंगे एग्जाम में। अगर आपने 40-50 क्वेश्चंस भी लगा लिए, आपके सॉलिड तैयार हो जाएंगे। फिर एग्जाम से पहले सिर्फ आपको मात्र रिवाइज करना होता है। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। एक बार आपके डाउट देख लेता हूँ।
अरे ऑलरेडी बने हुए हैं अनुज कुमार, तुम यूट्यूब पे जाके दे दो। जो मैं यहाँ पे तुमसे बोलता रहता हूँ शक्ति बैच, अभ्यास बैच, कभी जीवन में देखा है जाके? ये कमेंट नहीं आता ना, अपना मेरा टाइम खराब नहीं करते तुम ये कमेंट करके। सर मैंने कोई PQRS सॉल्व नहीं किया, मुझे पता कैसे चलेगा कि वो सही है? पता नहीं भाई, ये तो हमें भी नहीं पता, बड़ा खतरनाक सवाल है ये तो। पता कैसे चलेगा, है ना? ये गधे वधे हो क्या? बॉडी इंसान की, दिमाग गधे का फिट कर दिया क्या भगवान ने? अबे जहां से भी लगाएगा आंसर दिया गया होगा ना, या अपना खुद ही बना लेगा कहीं से। कोई कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ले मेरे भाई मैंने ये जोड़ा। कॉमन सेंस नहीं है क्या? अजीब हो यार ये। नाम रख दिया घर वालों ने अभिषेक। ये सब मेरे से क्या पूछते हो, अपने आप से पूछो भाई। ये देखो, मुझे इस बैच से मिनिमम 15 to 20 सिलेक्शन चाहिए। वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरे को ला देंगे। ऐसो का मेरे मेरे मैं क्या करूंगा ऐसे बच्चे का, गुलशन कुमार का? गाने गाओ, टी सीरीज बनाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम? मैंने सिर्फ एग्जिट किया गया, ये भी तुमने एहसान कर दिया। ये बातें मेरे को मत बताया करो भाई। ये जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, मैं इनको अभी नकार देना चाहता हूँ, अभी धिक्कार देना चाहता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आगे जब इन्हें जिंदगी धिक्कारेगी तो इन्हें कम से कम मेरी याद तो आए। और ये पहले समझ जाएंगे तो कभी मेरी याद नहीं आएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी सही सेंस देता है तो ये क्यों? हाँ, तो हमें सही सेंस नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? हमें बेस्ट देखना है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, है ना? बेस्ट देखना है। इनामर्ड का मतलब लव्ड होता है। चलो काफी है आज के लिए। तो देखो भाई, क्लास में बहाने बनाने से, जो तुम कर रहे हो, एक्सक्यूज बना रहे हो, रो रहे हो, ये नहीं हुआ, मेरा इतना छूट गया, तो इससे नहीं होगा। या तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहीं अपने पास बैठा के तुम्हें तैयार कराऊं, सुबह शाम तुम्हारे लाते मारूं, डंडा तुम्हारे ऊपर यूज करूं और तुम्हें पर्सनल ट्रेन कर दूं। या तो तुम्हें मार दूंगा मैं, ठीक है, या फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अंग्रेजी तुम्हारी सही हो जाएगी। पर ये तुम सह नहीं पाओगे। ठीक है, पर्सनल क्लासेस में कभी मैं किया करता था, अपने पास ही बिठाता था, वहीं रहता था बच्चा, लाते, थप्पड़, घूसे सब चलते थे। ठीक है, अब बच्चा या तो सेलेक्ट हो जाता था या भाग जाता था, दोनों में से एक ही चीज़ होती थी। ठीक है, पर अब मैं ये कर नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास है, तो बस मैं तुम्हें ही कह सकता हूँ यार, तुम्हें अपने आप को खुद धिक्कारना होगा कि तू ऐसा क्यों है, क्यों नहीं पढ़ रहा तू, तेरे पास दूसरा कोई काम है क्या? और नहीं पढ़ रहा तो तेरा क्या भविष्य होगा यार? क्यों रो रहा है, रो क्यों रहा है तू? तेरे माँ बाप तेरे साथ गलत कर रहे हैं, घर वाले गलत कर रहे हैं, पूरी दुनिया गलत कर रही है, तो तू डिजर्व करता है। अच्छों के साथ ही तो अच्छा होता है। जब तूने कुछ अच्छा ही नहीं किया, जब तेरे कोई अचीवमेंट ही नहीं है, तो तू तुझे क्यों मारेगा? तो अब देखो, कुछ तो ऐसे पहली बार लाया हुआ है, सर मैं पहली बार, तो फोटो खींच दूं तेरा? पहली बार लाइव आया तो बता क्या करूं, फोटो खींच दूं तेरा? अरे मनहूस हो तुम, पहली बार लाइव आए हो, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं तुम्हें अब तक, सारा, मतलब तुम्हें रिवाइज कर लेना चाहिए था शक्ति बैच से। तुम कह रहे हो मैं अभी लाइव आया हूँ, क्यों आया भाई? और ये खुशी वाली बात थोड़ी है। तू रिकॉर्डेड देखता रहता, तू सेलेक्ट हो जा, बस दैट्स ऑल आई वांट। रिकॉर्डेड देख, नहीं पढ़ मेरे से, सिर्फ रीडिंग कर, सेलेक्ट हो जा, दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।